गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल क्या है, किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन की और फाइनली हम बात करेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल के साथ। सॉइल के बारे में जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने रॉक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सॉइल क्या होती है और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। सॉइल को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सॉइल के कंपोनेंट्स क्या है। सॉइल में मोटे तौर पे 4 चीजें मिलती हैं और ये जो 4 चीजें हैं ये आपकी वेदर्ड रॉक है, ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल एयर है और सॉइल मॉइस्चर है। सॉइल आपके सरफेस का सबसे ऊपरी सतह है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये क्या है? सॉइल है। और ये क्या होती है? अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? असंगठित पदार्थ होता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे पाया जाने वाला असंगठित पदार्थ, जिसमें आपकी वेदर्ड रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एयर और सॉइल मॉइस्चर मिलता है, उसी को हम सॉइल कहते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि ये चारों कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला जो सॉइल का कंपोनेंट है वो आपका बेड रॉक है या वेदर्ड रॉक है। वेदर्ड रॉक का कहने का मतलब ये है कि जब रॉक की वेदरिंग होती है, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग हो, चाहे केमिकल वेदरिंग हो या बायोलॉजिकल वेदरिंग है, तो जो मटेरियल हमको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वेदर्ड रॉक कहते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है सॉइल का वो क्या है? रॉक का वेदरिंग है, वेदर्ड रॉक है, जो कि एक लंबे समय में तैयार होता है। उसके बाद इस वेदर्ड रॉक में ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है या जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? जो हमारी प्लांट और एनिमल लाइफ के जो रिमेन्स हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे हमें ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस मिलता है। इसके बारे में आगे चल के हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं सॉइल एयर। सॉइल एयर यानी जिस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर्स पाई जाती हैं, उसी तरीके से सॉइल में जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से भी गैसेस पाई जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट गैसेस इसमें जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी मात्रा जो है वो हमारे वायुमंडल में मिलने वाली जो गैसेस है उनकी मात्रा से थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो ये सॉइल एयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल की इकोसिस्टम के लिए और सॉइल के हेल्थ के लिए और प्लांट लाइफ के लिए। आखिरी जो चीज है उसे हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर यानी जो मिट्टी में आपकी जो नमी है, यही क्या है? सॉइल मॉइस्चर है। और ये नमी भी जो है वो सॉइल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल के बारे में आप आगे समझे इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सॉइल का एक आइडियल कंपोजिशन क्या होता है, एक एवरेज कंपोजिशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल में ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें कितनी मात्रा में है? हम मानते हैं कि लगभग जो बेड रॉक है वो 45% होती है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जो होता है वो करीब 5% होता है। एयर लगभग 25% होती है और जो सॉइल मॉइस्चर है वो कितना होता है? 25% होता है। तो ये सॉइल का एक आइडियल कंपोजिशन है जो आमतौर पे सॉइल में मिलता है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस बदलने के साथ। जो बहुत अच्छे जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल क्या मिलेगा? आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर जब एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में जाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमस को। ह्यूमस सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो ह्यूमस है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमस क्या है? जो प्लांट और एनिमल लाइफ का जब डिके होता है तो उस डिके से जो मटेरियल मिलता है उसी मटेरियल को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ये जो मटेरियल होता है यानी जो ह्यूमस होता है वो देखने में आमतौर पे डार्क कलर का होता है, गहरे भूरे रंग का ये होता है। ह्यूमस में होता ये है कि जब आपके प्लांट और एनिमल लाइफ जब ये डिके करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं वो सिंपल केमिकल्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। और ये जो सिंपल केमिकल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही सिंपल केमिकल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट देते हैं किसको? सॉइल को, जिससे सॉइल की लाइफ और फर्टिलिटी क्या होती है? लगातार बढ़ती है और उसमें आसानी से जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं। और जब प्लांट ग्रो करते हैं तो जो एनिमल लाइफ है वो भी क्या होती है? फ्लोरिश होती है। यानी इकोसिस्टम के लिए एक हेल्दी जो सॉइल है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ह्यूमस का एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि जो ह्यूमस है वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, यानी मॉइस्चर को, नमी को लंबे समय तक सॉइल में बना के रखता है। और ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए, सॉइल की उत्पादकता के लिए बहुत क्या है? जरूरी है। और प्लांट्स के ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है कि लंबे समय तक जो सॉइल है वो नमी को रिटेन करके रखे, नमी को बनाए रखे। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसे समझते हैं कि सॉइल जो है वो क्या है और उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं, कितनी मात्रा में है और कौन सी सॉइल जो है वो हेल्दी होगी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट। सॉइल जो है हमारे, उसमें आपके सैंड मिलता है, सिल्ट मिलता है और क्ले मिलता है। सैंड जो होते हैं वो बड़े पार्टिकल हैं, सिल्ट उससे छोटे पार्टिकल हैं और सबसे छोटे पार्टिकल जो हैं उसे हम क्ले कहते हैं। हम बोल्डर्स और ग्रेवल्स को भी समझ लेते हैं। जो सबसे बड़े पार्टिकल्स उन्हें हम बोल्डर्स कहते हैं। उसके बाद आती है बारी ग्रेवल्स की। ग्रेवल जो है इनका जो साइज है वो 2 mm से लेकर 75 mm तक होता है। ये काफी बड़े पार्टिकल होते हैं। उसके बाद हमारा सैंड है। सैंड जो है उसका जो साइज है वो 0.05 mm से 2 mm तक होता है। यानी सॉइल में जो सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं वो आपके सैंड पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद आपका सिल्ट आता है। सिल्ट काफी छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका
साइज जो है वो 0.002 mm से लेकर 0.05 mm तक होता है, और जो सबसे छोटे और बहुत ही बारीक पार्टिकल्स हैं इसे हम क्ले कहते हैं। क्ले का जो साइज है वो 0.002 mm से भी छोटा होता है। ये तीनों जो है वो मिलके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, और सॉइल कितनी फर्टाइल है ये डिपेंड करेगा कि इन तीनों का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो सॉइल में कितना है। चलिए इन तीनों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर आप ये लेफ्ट में बॉटम में तस्वीरों को देखें तो ये सैंड की फोटो है। आप देख सकते हैं ये बड़े पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं आपने अगर इसका क्लोजअप देखें तो यहाँ पे इनके बीच में गैप्स हैं। सैंड पार्टिकल्स के बीच में जो ये गैप्स हैं इनको हम पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। पोरोसिटी मैंने आपको बताया था कि पोरोसिटी क्या है, जो ये जो सॉइल है इसके बीच में जो गैप्स है यही क्या है, पोरोसिटी है। और जब ये गैप्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं। तो आपकी सैंड जो है वो पोरस भी होती है और साथ में क्या होती है, परमेबल भी होती है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती है। उसके बाद हमारे जो अगले पार्टिकल्स हैं उसे हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया इनका साइज जो है वो 0.002 mm से 0.05 mm तक होता है। उसके बाद जो हमारा अगर आप क्ले देखें तो क्ले मैंने आपको बताया बहुत ही फाइन और जो छोटे पार्टिकल्स हैं। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट को दिखाया गया है। एक तरफ आपका क्ले है, दूसरी तरफ आपका सिल्ट है, और तीसरी तरफ आपका सैंड है। ये जो आपका डायग्राम है ये दिखा रहा है, ये जो क्ले है ये 0% से लेकर 100% तक। सिल्ट को भी अगर आप देखें तो ये 0% से लेकर 100% तक। अगर सैंड को आप देखें तो अब 0 से 100 तक, तो इनके परसेंटेज को शो कर रहा है। अब हमारी जो डिफरेंट जो तरह की जो सॉइल है उसमें किसका कितना परसेंटेज होता है वो इस डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर है। अब अगर आप देखें तो किसी सॉइल में अगर जो क्ले है वो 50% से ज्यादा मिलती है तो उस सॉइल को हम क्ले ही कहते हैं। और क्ले जैसा कि मैंने बताया बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, और ये इतने फाइन पार्टिकल्स हैं कि इसमें पोरोसिटी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। अब ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी जो सॉइल है वो हमारे लिए आइडियल है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बेहतर है। तो वो सारी जो सॉइल है जो इस रेंज में आती है जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है वो फर्टाइल सॉइल के आसपास होती है। यानी आइडियली जो सॉइल है उसमें जो क्ले का कंटेंट है वो 30 to 20% या उससे कम होना चाहिए। उसमें सैंड है वो करीब आप मान के चल सकते हैं कि वो अगर 30 से 40 और 50% के बीच में है तो वो बेहतर है। और जो सिल्ट की मात्रा है वो उसमें कितनी होनी चाहिए, 60 से 70 और 80 के बीच में होनी चाहिए। तो वो सारी सॉइल जो इस जगह आएगी वो जो सॉइल है वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो आपने जैसे सुना होगा लूम जो है वो सबसे अच्छी तरह की क्या है, सॉइल है। तो लूम सॉइल जो होती है वो बेस्ट तरह की सॉइल है, जिसमें आप देखिए जो क्ले की मात्रा है वो लगभग 20% है, जो सैंड की मात्रा है वो लगभग 50% है, और जो सिल्ट की मात्रा है वो लगभग कितनी है, 80% है। तो इस जगह आने वाली जो सारी सॉइल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती हैं। याद रखिएगा आपका जो सैंड है ये सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं, सिल्ट उसके बाद है, और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। तो जो आपके ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखिए यहाँ पे जो आएगा वो सारे जो सॉइल होगा वो क्या होगा, सिल्ट होगा, और इस जगह जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सैंड कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपने सुना होगा, और जो सबसे सिंपल सॉइल प्रोफाइल होती है इसमें तीन प्रोफाइल हम लोग की पाई जाती है। सबसे ऊपरी जो प्रोफाइल होती है इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, आपकी जो जिसे हम ए प्रोफाइल कहते हैं। और उसके बाद बी प्रोफाइल है, बी प्रोफाइल आपकी क्या है, सब सॉइल है जो सॉइल के नीचे है। और तीसरी जो प्रोफाइल है इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट मटेरियल कहते हैं। और सबसे नीचे आपकी क्या होती है, बेड रॉक होती है। तो सबसे सिंपल जो प्रोफाइल है उसमें ए, बी और सी जो हॉरिजॉन्स हैं वो तीनों जो हॉरिजॉन्स हैं वो पाए जाता है। लेकिन आमतौर पे जो वेल डेवलप्ड प्रोफाइल्स हैं उसमें और भी हॉरिजॉन्स पाए जाते हैं, जैसे ओ, ए, ई, बी, सी और आर। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके कि ये जो सॉइल प्रोफाइल्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओ हॉरिजॉन के साथ। तो सबसे ऊपरी जो परत है सॉइल की उसे हम ओ हॉरिजॉन कहते हैं, और ओ हॉरिजॉन जो है वो आपका ऑर्गेनिक या लिटर लेयर है। तो ये जो ऊपरी लेयर है ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है, और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है, डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है सबसे ऊपरी लेयर में होता है। आप तौर पे अगर आप अभी किसी ऐसे इलाके में गए होंगे जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हों, तो जो ऊपरी परत है जहाँ पे सारे जो पत्ते पड़े हुए हैं और वो डिकम्पोज हो रहे हैं, वो जो ऊपरी परत है सॉइल की उसी को हम क्या कहेंगे, ओ हॉरिजॉन कहेंगे। उसके बाद जो आपका है वो निचली परत है, इसके नीचे पाया जाता है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन जो है आपका वो आपकी टॉप सॉइल है, और ये जो टॉप सॉइल है जो मोस्टली है इसे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन साथ में उसमें कुछ मात्रा में मिला हुआ है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल और ह्यूमस।
तो ये जो आपकी ए हॉरिजॉन है, इसमें आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है और साथ में आपकी इसमें मिली हुई है ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस साथ में क्या है, मिक्स है। और ये जो ए हॉरिजॉन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो आपने देखा होगा इसमें प्लांट की जो आपकी जो जड़ें हैं वो इस ए हॉरिजॉन में पाई जाती है, यहीं से वो अपना आमतौर पे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं और जो पानी है उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद जो अगली हॉरिजॉन है उसे हम ई हॉरिजॉन कहते हैं। ई हॉरिजॉन जो है इसे एलिवेशन जोन हॉरिजॉन भी कहा जाता है, यानी इस हॉरिजॉन से जो रिश्ता हुआ पानी है वो अपने साथ जो है वो मटेरियल को नीचे वाली जो लेयर है उसे उसमें कैरी करके ले जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है कि इसमें जो रिश्ता हुआ पानी है वो क्या करता है, अपने साथ जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है और डिसॉल्व करके नीचे ले जाके क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। जो जब पानी ऊपर से इसे लेके जाता है नीचे की तरफ, तो जो ऊपर से नीचे जाने का प्रोसेस है उसे एलिवेशन कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग ELU से होती है। और जब वो नीचे जाके डिपॉजिट कर देता है तो उसे भी एलिवेशन कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग ILLUVIATIN एलिवेशन होती है। तो एलिवेशन ऊपर से नीचे की तरफ जो है मटेरियल का ट्रैवल करना। अगला जो हमारा हॉरिजॉन है उसे हम बी हॉरिजॉन कहते हैं। आपका जो बी हॉरिजॉन है ये आपकी सब सॉइल है। ये जो जोन है वो आपको क्या है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी जो भी मटेरियल ऊपर से नीचे जो पानी से वो ट्रेवल करके ले जा रहा है वो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग भी कहते हैं। तो लीचिंग में होता क्या है कि ऊपर जो भी आपके मिनरल्स है वो आइदर डिसॉल्व होके या कोलाइड्स के फॉर्म में पानी के साथ रिश्ते हुए नीचे आते हैं और इस बी हॉरिजॉन में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लीचिंग। आपको पता होगा पानी में जो मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो पानी करता क्या है कि कई मिनरल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और अगर वो डिसॉल्व नहीं करता है तो एक दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइड्स का मतलब ये होता है कि वो जो मिनरल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो पानी में सस्पेंडेड है और पानी के साथ नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। कोलाइड्स की अगर आप बात करें तो कोलाइड्स में जैसे अगर आप पानी में जब दूध मिलाएं तो जो दूध है वो पानी में मिक्स नहीं होता है, बल्कि पानी में वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह फ्लोट करता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। तो सॉल्यूशन और कोलाइड्स में क्या है, डिफरेंस है। तो जो बी हॉरिजॉन है उसमें जो भी आपके मिनरल्स हैं वो आइदर सॉल्यूशन और कोलाइड्स के फॉर्म में पानी के साथ ट्रेवल करके बी हॉरिजॉन्स में क्या जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो जो आपका जो बी हॉरिजॉन है ये क्या है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। उसके बाद आपका सी हॉरिजॉन आता है। सी हॉरिजॉन जो है इसे कहते हैं स्लाइटली अल्टर्ड पैरेंट मटेरियल, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपके जो बेडरॉक्स हैं उनकी बहुत बड़ी मात्रा में बेडरॉक्स पाई जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पे जो आपके एसिड्स हैं सॉइल के वो भी मिलते हैं, और साथ में कुछ मात्रा में जो आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। सी हॉरिजॉन के बाद जो आपका आखिरी हॉरिजॉन है इसे हम आर हॉरिजॉन कहते हैं, और ये आपका क्या है, बेडरॉक है। तो जैसे अगर आप अवध प्लेन की बात करें या इस गैंजेटिक प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो पेरेंट मटेरियल है वो क्या है, वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो आर हॉरिजॉन में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बेस सेडिमेंट्री रॉक में पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉइल क्या है, सॉइल आपका क्या है, पृथ्वी की सतह पे जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल। तो ये जो आर हॉरिजॉन के ऊपर सब कुछ है ये हमारा क्या है, सॉइल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। और ये जो सॉइल है ये सब्जेक्ट होता है हमेशा किसका, इरोजन का। और जब इस सॉइल का इरोजन होता है तो ये जो इसकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल के जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत लंबा समय लगता है। रॉक की वेदरिंग शुरू होती है, फिर उसमें लंबे समय में ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, फिर उसमें सॉइल एयर होती है और सॉइल मॉइस्चर होती है, और लंबे समय में धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सॉइल इरोजन के प्रोसेस द्वारा एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो एकदम से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और ये एक बड़ा नुकसान होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी और इकोसिस्टम के लिए भी। तो सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको इरोजन पहले बताया था, इरोजन में होता क्या है कि अगर सॉइल की अपर लेयर जो है वो एजेंट्स ऑफ इरोजन द्वारा कैरी अवे हो जाए, वो उसको लेके चला जाए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो अगर सॉइल आपकी है और बारिश हुई और सरफेस रन ऑफ जो है वो सॉइल को लेके कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर दे, तो जहां से वो सॉइल को रिमूव करेगा वो जो एरिया है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वहां की जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी। या यही काम बहती हुई हवा भी क्या कर सकती है, सॉइल के साथ कर सकती है, या ग्लेशियर्स या कोई भी दूसरे एजेंट ऑफ इरोजन। तो सॉइल इरोजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है उसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन इरोजन एकदम से ये जो सारा लंबे समय में एक्यूमुलेटेड हेल्दी सॉइल है इसको रिमूव कर देती है।
सॉइल इरोजन क्यों होता है ये समझना जरूरी है। इसके पीछे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो डिफॉरेस्टेशन है या ओवर ग्रेजिंग है या ओवर कल्टीवेशन है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपको पता है जब अगर प्लांट और ट्री की लेयर्स अगर आप हटा दें तो सॉइल अगर एक्सपोज्ड हो जाए तो सॉइल क्या हो जाएगी, आसानी से जो सरफेस रन ऑफ है उससे क्या हो जाएगी, अपरदित हो जाएगी। या अगर जो जानवर हैं वो जो ऊपरी जो घास है और जो प्लांट्स हैं उनको अगर ग्रेज कर जाए, उनको चर जाए, तो भी जो सॉइल है वो सरफेस पे आ जाती है, यानी वो बिल्कुल उस पर जब बारिश होती है तो आसानी से वो क्या हो जाती है, अपरदित हो जाती है। या जब अगर जरूरत से ज्यादा आप कल्टीवेशन करें या प्लोइंग करें तो भी क्या होती है, हमारी जो सॉइल है वो आसानी से अपरदित हो सकती है। सॉइल इरोजन के जो टाइप्स हैं ये 4 होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सबसे पहला टाइप है सॉइल इरोजन का, उसे हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। दूसरा जो टाइप है उसे हम रिल इरोजन कहते हैं, फिर हमारा शीट इरोजन है और फिर हमारा गली इरोजन है। एक एक करके समझते हैं कि स्प्लैश इरोजन, रिल इरोजन, शीट इरोजन और गली इरोजन में क्या डिफरेंस है। स्प्लैश इरोजन जो आपका है वो स्प्लैश इरोजन क्या है, जब आपकी जो पानी की बूंदें हैं जब वो बेयर सॉइल यानी जब सॉइल को वो हिट करती हैं, तो जैसे ही वो सॉइल को हिट करती है वो जो सॉइल का जो मटेरियल है उसे क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एक बहुत स्मॉल स्केल क्या है, इरोजन है। तो जैसे ही पानी की बूंदें सॉइल को हिट करती हैं वो स्मॉल स्केल डिस्प्लेसमेंट करती हैं और ये जो स्प्लैश है उसके बाद जो पानी बहता हुआ है, ये बहता हुआ पानी ये सॉइल को क्या करता है, इस जगह से लेके चला जाता है। तो जो आपके ग्राउंड्स हैं ऊपरी जहाँ पे ये स्प्लैश हो रहा है वहां पे जो ऊपरी सतह है सॉइल की वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसी को हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। दूसरा जो है हमारा वो रिल इरोजन है। रिल इरोजन बेसिकली क्या है, ये रिमूवल ऑफ सॉइल है बाय कंसंट्रेटेड वाटर। तो आपकी जब बारिश होती है जो सरफेस रन ऑफ है, ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है उसमें कंसंट्रेटेड हो जाता है और ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं या जैसे हम हेडकट्स कहते हैं, ये हेडकट्स द्वारा सॉइल में क्या करता है, इरोजन करता है। आप अगर इस तस्वीर में देखें तो ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स आप अगर देख सकते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिल कहते हैं। रिल जो है ये बारिश होने के बाद जो फर्टाइल सॉइल है इसको ये कैरी अवे कर ले जाते हैं और धीरे धीरे जो सॉइल है इसकी जो फर्टिलिटी है इस एरिया की जहाँ रिल इरोजन ज्यादा हो रहा है वहाँ पे फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे कुछ समय दें और अगर वहाँ पे प्लांट्स और ग्रासेस फिर से आ जाए तो आमतौर पे जो रिल इरोजन से हुआ लॉस है उसे कुछ समय में जो इकोसिस्टम है वो क्या कर देता है, उसको फिर से रिप्लेनिश कर देता है और जो फर्टाइल सॉइल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है आने वाले समय। तीसरा जो इरोजन है उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन यानी जब सॉइल की पूरी ऊपरी परत जो है जब वो इरोड हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल की ये जो पूरी ऊपरी परत है ये क्या हुई है, ये इरोड हो गई है, बह गई है। तो होता ये है कि जब हमारा बारिश होती है तो जो सरफेस रन ऑफ है वो सरफेस रन ऑफ जब सॉइल की ऊपरी परत को एक शीट की तरह अगर रिमूव कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं और ये बारिश के बाद हुआ क्या कि इस प्लांट के जो ऊपर की जो टॉप सॉइल थी वो क्या हो गई, वो रिमूव हो गई शीट की तरह। और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो ग्रेवल्स हैं आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, यानी अब ये जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं रह गई क्योंकि ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल थी जिसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा था वो शीट इरोजन द्वारा क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अगला जो इरोजन है इसे हम गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन दुनिया भर में एक बहुत बड़ी समस्या है। गली इरोजन जो है वो रिल इरोजन की तरह ही है, लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें जो स्ट्रीम्स बनती हैं वो बड़ी और गहरी होती हैं। और इसके बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार जब ये कट्स बन जाते हैं, ये जो जो गलीज हैं इनका फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये अपने आप हील नहीं करते हैं। फिर लगातार इनका जो आकार है और जो गहराई है वो लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जब एक बार गली इरोजन स्टार्ट हो जाता है तो वो गली इरोजन रुकता नहीं है और धीरे धीरे जो आपके मैदानी इलाके हैं जैसे आप देख सकते हैं, ये गलीज जो हैं ये बढ़ती रहती हैं और उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। जो पूरा एरिया है आने वाले समय में, लंबे समय में उबड़ खाबड़ हो जाता है और अपरदन की मात्रा लगातार यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो गली इरोजन एक बार स्टार्ट होने के बाद ये रुकता नहीं है और इसको रोकने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है एक बार जो गली इरोजन है उनका स्टार्ट होने के बाद। तो ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस गली इरोजन को रोक सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनती और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। दुनिया भर में देखा जा रहा है कि जो गली इरोजन के जो इंसिडेंट्स हैं वो लगातार क्या आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका सर्टेनली जो कारण है, प्रेसिपिटेशन में के जो इंटेंसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं या जो इरोजन एक्टिविटी बढ़ रही है, जो प्लांट कम हो रहे हैं, इन सारी वजहों से जो गली इरोजन है उसको देखा गया है कि दुनिया भर में ये इरोजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे जो सॉइल का जो डिग्रेडेशन है या जो सॉइल इरोजन है इसको रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कुछ मेथड्स हैं जैसे क्रॉप रोटेशन, कंटूर फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, ट्रेसिंग, शेल्टर बेल्ट्स और कंजर्वेशन टिलेजेस।
अब देखते हैं एक-एक करके कि ये सब क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप एक क्रॉप लगाइए, उसके बाद एक दूसरी क्रॉप लगाइए, अगले सीज़न में तीसरी क्रॉप लगाइए। आप लगातार क्या करिए, क्रॉप को रोटेट करिए, यानी एक ही एग्रीकल्चरल फील्ड में सेम क्रॉप को आप हर साल या हर सीज़न में ना लगाएँ। आप क्रॉप में क्या करें, रोटेशन करें और क्रॉप को चेंज करते रहें। इससे होता ये है कि जो हर एक क्रॉप है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट-डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट होने की वजह से जब एक न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ, तो अगले सीज़न में जब आपने दूसरी क्रॉप लगाई, तो उसको दूसरी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो पहली तरह के न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है, वो दोबारा से क्या होते हैं, उस सॉइल में वो लंबे समय में धीरे-धीरे दोबारा से एक्यूमुलेट होते हैं। साथ में ये पेस्ट और जो डिजीज़ हैं, उनसे भी लड़ने के लिए जो क्रॉप रोटेशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगली जो मेथड है, उसे हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर फार्मिंग में आपने देखा है, ये जो आपके हिल्स हैं, इस हिल में कंटूर लाइन्स की तरह आपने क्या बना दिया, ये ट्रेसेस बना दिए। और ये जो कंटूर लाइन्स हैं, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो सेम होती है, तो जब बारिश होती है, तो पानी इसमें ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आसानी से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं। और जो पानी है, वो क्योंकि इन कंटूर लाइन्स में रुक जाता है, तो उसके जो फ्लो होता है, उसमें कमी आती है। और साथ में जो इरोजन होता है, वो भी क्या होता है, रुकता है। जो आपके हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो कंटूर फार्मिंग है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। और साथ में सॉइल इरोजन को रोकने में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगला जो मेथड है, इसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि आप एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉप्स हैं, वो लगा लीजिए। तो इंटरक्रॉपिंग में आप क्या करते हैं, आपने एक ही जगह देखिए एक क्रॉप है, फिर दूसरी क्रॉप है, वो फिर तीसरी क्रॉप है। यानी एक ही एग्रीकल्चरल फील्ड में आपने बहुत सारी क्रॉप जो है वो लगा दी। इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन से क्या है, डिफरेंट है। क्रॉप रोटेशन में आप एक सीजन में एक क्रॉप लगाते हैं, अगले सीजन में दूसरी क्रॉप लगाते हैं। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में आप एक ही सीजन में जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में लगाते हैं। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में और न्यूट्रिएंट जो है उनका मेंटेन करने में, और साथ में ये जो इरोजन है उसे भी रोकने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगला जो मेथड है, इसे हम ट्रेसिंग कहते हैं। दुनिया के वो इलाके जहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा स्लोप वाले इलाकों में हम क्या करते हैं, ट्रेसेस बनाते हैं। तो ये जो सीढ़ी नुमा जो ट्रेसेस हैं, देखिए इनको बनाया गया है, ये बहुत पतले पतले और लंबे लंबे हैं। बारिश होती है और पानी इन्हीं में क्या होता है, रुक जाता है। इनकी कोना जो है उसमें मेड़ की तरह बनी होती है, जिससे पानी जो है उसका जो है वो इस ट्रेसेस जो है इनमें क्या होता है, रुका रहता है। और हिमालय में और एंडीज में बहुत लंबे समय से इस तरह की जो कंटूर ट्रेसिंग है वो की जा रही है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी माउंटेनियस रीजन में वहां पे होती है। अगला जो है उसे हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स देखिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है इन इलाकों में जहाँ पे आपकी जो आपका जो इरोजन है वो हवाओं द्वारा होता है, खासकर आके आपके एरिड और सेमी एरिड इलाके में। शेल्टर बेल्ट्स में आप करते क्या है कि आप जो खेत की जो मेड़ है या जो बाउंड्रीज हैं एग्रीकल्चरल फील्ड की, उन फील्ड्स की बाउंड्री में ऐसे प्लांट्स को लगा देते हैं जो क्या है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो वो प्लांट तेजी से ग्रो हो जाते हैं और वो एक बैरियर का काम करते हैं। वो दो चीज करते हैं, पहला तो जो बाहर की रेत है उसे रोकते हैं विंड को लाके खेत में डिपॉजिट करने से। यानी जो हवा बह रही है वो इन 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 बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाती है और बड़ी मात्रा में रेत को इन एग्रीकल्चरल फील्ड में डिपॉजिट नहीं कर पाती है। या जो हवा है वो यहाँ के जो यहाँ का जो उपजाऊ मिट्टी है उसे लेके बाहर की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो आपके जो शेल्टर बेल्ट्स हैं, ये बैरियर की तरह काम करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ये कुछ मात्रा में जो पानी से हो रहा इरोजन है उसको रोकने में भी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है उन इलाकों में जहाँ विंड जो है उसकी जो इरोजन एक्टिविटी है वो डोमिनेंट है, वो ज्यादा है। यानी जो आपके सेमी एरिड एरिया है या जो आपके सूखे पड़े हुए इलाके हैं, वहां पे इस तरीके जो शेल्टर बेल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। अगला जो है उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन टिलेजेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें होता ये है कि जो भी आपकी फसल है उसके जो फ्रूट्स हैं ऊपर के, उनको आप काट लेते हैं, बाकी जो उसका पार्ट है उसको वहीं खेत में छोड़ देते हैं। तो आप देखिए ये जो ये टिलेज बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये पड़े हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारी जो फायदे होते हैं टिलेज के होते हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो आपके जो कंजर्वेशन टिलेजेस है, यानी जिसे आप छोड़ रहे हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है? ये पहली बात है, इरोजन को रोकता है। जब बहुत सारी जो घास फूस है वो खेत में पड़े रहेंगे तो विंड इरोजन और वाटर इरोजन दोनों से ये क्या करेंगे, आपकी जो फर्टाइल सॉइल है उसको बचाएंगे। साथ में आपके फ्यूल को बचाएंगे, आपकी जो कॉस्ट है उसको कम करेंगे, क्योंकि इरोजन से फर्टिलिटी का जो लॉस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और मॉइस्चर भी बना रहेगा आपकी जमीन में। साथ में ये जो सॉइल कॉम्पैक्शन की प्रॉब्लम है इसे रोकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सॉइल परमेबिलिटी, पोरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप हैवी मशीनरी को खेत में चलाते हैं तो वो क्या करती है, सॉइल को कम्पैक्ट कर देती है। तो ये सॉइल कॉम्पैक्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं।
साथ में क्या करते हैं कि आप जो कई क्रॉप्स हैं वो पर सीजन लगा सकें, साथ ही में ये जो आपकी क्रॉप यील्ड है, प्रोडक्शन है, उसको भी कम नहीं करते और जो आपका CO2 का जो रिलीज है सॉइल से, उसे भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कंजर्वेशन टिलेजेस के। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे जो पहला एडवांटेज है ये है कि कई बार इसमें कुछ क्रॉप्स के मामले में हर्बिसाइड का जो यूज है उसे हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। साथ में ये जो क्योंकि हम जो लीव स्टॉक्स हैं इनको वहां पे छोड़ देते हैं, तो ये जो स्टॉक्स हैं वो लंबे समय में क्या करते हैं, पेस्ट और जो फंगल इन्फेक्शन हैं या डिजीजेज हैं उनको बढ़ाते हैं और इस वजह से हमें कई बार जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके यूज को भी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। साथ ही में इस तरीके से एग्रीकल्चरल जो आपकी यील्ड है उनको काटने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हैवी इक्विपमेंट्स में, जो कई बार क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये कंजर्वेशन टिलेजेस के जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम लोग बात करते हैं उन एक्टिविटीज की वजह की जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसे कम करती है और सॉइल इरोजन को बढ़ाती है। इसमें सबसे पहला आपका ओवरग्रेजिंग है। ओवरग्रेजिंग में जो आपके लाइव स्टॉक्स हैं, जो पालतू पशु हैं, वो क्या करते हैं, कई बार प्लांट्स को बहुत ज्यादा वो ग्रेज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये फेंसिंग है, फेंसिंग का एक तरफ है और ये दूसरा तरफ है। फेंसिंग के इस साइड में जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है वो हो रही है, दूसरे साइड में ग्रेजिंग एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो रही है। जिस साइड ग्रेजिंग एक्टिविटी आप देखिए फेंसिंग के दूसरे साइड, यहाँ पे जो ऊपर के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इरोजन के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे। और जहाँ पे ग्रेजिंग नहीं हो रही है, आप ग्रीनरी दे सकते हैं, यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो क्या होगा, कम होगा। दूसरा हमारा इम्प्रूव्ड इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं। हमारी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक तो जो वाटर की नीड है उनको भी कम करती हैं और उसके अलावा जो आपके इम्प्रूव्ड इरिगेशन है वो आपकी जो क्रॉप यील्ड है उसको भी बढ़ाती हैं, पैसों को भी बढ़ाती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है सॉइल में, जिसे हम सॉइल सैलिनाइजेशन कहते हैं, उसे भी ये क्या करती हैं, कम करती हैं। सॉइल सैलिनाइजेशन बेसिकली समझिएगा होता क्या है कि जैसे आपने किया क्या कि आपने ग्राउंड वाटर को निकाला और ग्राउंड वाटर से आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की। जब आप ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो ग्राउंड वाटर में बड़ी मात्रा में सॉल्ट्स होते हैं जो कि बारिश के पानी में नहीं होते हैं। बारिश का पानी हमेशा क्या होता है, फ्रेश होता है, उसमें किसी भी तरह के सॉल्ट जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके ग्राउंड वाटर है उसमें सॉल्ट होते हैं। ग्राउंड वाटर को जब आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो कुछ दिन बाद होता क्या है कि जब धूप निकलती है और इवेपोरेशन होता है तो पानी तो इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी मात्रा में सॉल्ट था वो वहीं खेत में क्या हो जाता है, छूट जाता है। लंबे समय में धीरे धीरे ये जो सॉल्ट्स हैं इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, खेत में बढ़ता जाता है और आने वाले में समय में जो सॉइल है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसी को हम सैलिनाइजेशन कहते हैं। तो जो सैलिनाइजेशन है वो सॉल्ट क्या करता है, डिग्रेड करता है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आप अगर बेहतर इम्प्रूव्ड इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अगर अपनाएं, जैसे कि नीचे के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन द्वारा केवल उस इलाकों में जो नमी है या पानी है दिया जा रहा है जहाँ पे पानी की जरूरत है, तो जो सॉलिनाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी कम होता है और साथ में आपके पैसे भी बचते हैं और जो वाटर का जो वेस्टेज है वो भी रुकता है। तो बेहतर जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी जो मैप है, आप अगर इसे देखें तो ये दुनिया भर की सॉइल जो है उसकी कंडीशंस को दिखा रहा है। ये जो मैप है ये ग्लोबल सिंपोजियम ऑन सॉइल इरोजन जो 2019 में हुआ था उसमें तैयार किया गया है। आप अगर देखें तो वो जो डार्क ग्रीन इलाके हैं ये वो इलाके हैं जो जहाँ सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है और जो ये मेहरून और डार्क रेड इलाके हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दुनिया के वो इलाके हैं जहाँ पे इरोजन कम हो रहा है। अगर आप देखें ये अमेज़न का जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे इरोजन कम हो रहा है। आप ये ज़ायरे में देख सकते हैं इरोजन कम हो रहा है। यूरोप के जो घास के मैदान है आप यहाँ देखिए इरोजन जो है वो कम है, लेकिन बहुत ज्यादा जो इरोजन है वो माउंटेन एरियाज में हो रहा है। तो ये जो रेड पैचेस वाले वो इलाके हैं जहाँ पे इरोजन क्या है, ज्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे ज्यादा इरोजन हो रहा है हमें वहां पे उन मेथड्स को अडॉप्ट करना है जो इरोजन को क्या करे, कम करे। बहुत सारे मेथड हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मेथड है वो फॉरेस्टेशन है और ग्रेजिंग को आपको रोकना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉइल के इरोजन को कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।